नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ, जिसमें हमने कल अध्ययन कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है। सामाजिक विज्ञान का क्या महत्व है, कि जो ये विषय है ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसे क्यों पढ़ाया जाता है, उसकी बात करेंगे। तो अगर बात करें नंबर 1 की, तो सामाजिक अध्ययन है। आप नोट्स बना रहे हैं तो मैं नोट्स के हिसाब से करवा देता हूँ आपको कि सामाजिक अध्ययन के द्वारा मानवीय संबंधों को समझने में मदद मिलती है। अब इस लाइन को क्लियर करते हैं अपन, क्या है ये, इसका क्यों महत्व है। कि सामाजिक अध्ययन जो बच्चों में पढ़ाया जाता है उससे क्या होता है कि मानव के साथ कैसा संबंध है उसको समझने में सहायता मिलती है। कि समाज में बालक रहता है वो किस प्रकार मानव के साथ संबंध रखता है, उसी चीज़ को समझने में सामाजिक अध्ययन का जो विषय वस्तु है या विषय पाठ्य वस्तु है वो समझने में मदद दिलाती है कि हमें समाज में किस तरह से व्यवहार करना है। नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 में आता है कि मानव जिस वातावरण में रहता है, मानव एवं वातावरण के संदर्भ में बात करें तो वातावरण कौन कौन से वातावरण, तो देखिए एक तो होता है आपका सामाजिक वातावरण, ठीक है। एक आपका होता है आर्थिक वातावरण, कि इनकम के सोर्स कहाँ से आएंगे, कैसे हम अपनी रोजगारी में काम करेंगे। एक धार्मिक कैसा वातावरण होगा, इन सब की शिक्षा सामाजिक। एक जो प्राकृतिक नेचुरल पर्वत पहाड़, इन चीज़ों का ज्ञान हमें मानव कैसे इस वातावरण में अपने को समायोजित कर सकता है, इसके साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ बना सकता है, ये सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत बताया गया है। तो मानव में वातावरण संबंधों को समझने में मदद मिलती है। नंबर 3 की बात करें कि नंबर 3 में मानव के जो क्रियाकलाप हैं, मानव के क्रियाकलाप हैं। कुछ मानवीय संस्थाएं हैं समाज के अंदर, मानवीय संस्थाएं कौन कौन सी संस्थाएं हैं मानवीय, जहाँ मानव, तो देखिए मानवीय संस्थाओं में अगर बात करें तो 1 नंबर पे आता है अपना परिवार, 2 नंबर पे आता है समाज, 3 नंबर पे आती है सरकार, 4 नंबर पे आता है आपका राष्ट्र। ये जो मानवीय संस्थाएं, मानव इनके साथ क्रिया करता है। परिवार में किस तरह रहना है, समाज में अपने व्यवहार को किस तरह करेगा, सरकार उसके लिए क्या योजनाएं लेके आएंगी, सरकार के प्रति अपने क्या कर्तव्य होंगे, देश के प्रति अपने क्या कर्तव्य हैं, इन सब को जानने में, इन सब को समझने में कौन मदद करती है, सामाजिक विज्ञान मदद करती है, समझने में मदद करती है। कौन, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन, ठीक है। अब आगे बात करें कि सामाजिक अध्ययन ये बताती है कि मानव शुरू में आज है वैसा नहीं था। मानवीय जीवन की जो विकास यात्रा थी उसको जानने में भी सामाजिक अध्ययन हमारी क्या करता है, सहायता करता है। मानवीय जीवन की विकास यात्रा को जानने में भी हमारी सहायता करता है। कौन, सामाजिक विज्ञान। तो देखिए कि शुरू में मानव कैसे रहता था, नदियों के किनारे रहता था, बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे वो झोंपड़ी बनाने लगा, पहले कच्चा मांस खाता था, फिर धीरे धीरे पका के खाने लगा, फिर अन्न उगाने लगा। इस चीज़ की मानव ने किस प्रकार यात्राएं की, किस प्रकार रहता था, उस सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। फिर देखते हैं कि आगे कहता है कि सामाजिक अध्ययन है ना जो, ये आपके मानव के, मैं पहले भी करवा चुका हूँ, मानव के सामाजिक यानी समाज में क्या किस तरह का आचरण, नैतिक यानी आपको कौन सा आदर सत्कार देना है, वह प्रजातांत्रिक यानी राजनीति की बात कर रहा है कि किस प्रकार लोग शासन करते हैं एक दूसरे पे। प्रजातांत्रिक गुणों के विकास में भी क्या है, ये सहायक है कि आपको समाज में कैसे रहना है। मैं बार बार ये बता रहा हूँ आपको, नैतिक गुणों का विकास कैसे करना है, प्रजातांत्रिक गुणों का विकास कैसे करना है, इस बात का सारा अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत करते हैं। अब अगर बात करें कि सामाजिक अध्ययन में मुख्यतः क्या पढ़ा जाता है, जिसमें हमारे दृष्टिकोण में सबसे पहले आता है इतिहास।
तो सामाजिक अध्ययन हमेशा ही हमें क्या बताता है कि ऐतिहासिक जो काल रहा, ऐतिहासिक काल की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में बताएगा। जैसे 1857 की क्रांति के दौरान क्या हुआ, किस प्रकार हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनको समझने में ये हमारी क्या करता है, मदद करता है। तो सामाजिक ऐतिहासिक काल की उपलब्धियों को समझने में मदद करता है। ठीक है, अब नंबर 7 की बात करें तो सामाजिक अध्ययन की सबसे बड़ी विशेषता है कि समाज में रहते हुए मनुष्य को क्या आती है, कठिनाइयाँ आती हैं, भिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को वो कैसे दूर करे, इस चीज़ का अध्ययन हमें कौन कराती है, विभिन्न समस्याओं का निराकरण कौन करती है, इसका समाधान भी कौन करती है, सामाजिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है वो करता है। तो समाज में रहते हुए विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, उन सबको समझना और उसका समाधान करना कि किस प्रकार करता है। जैसे अगर मृत्यु भोज की बात करें तो मृत्यु भोज बड़ी है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन और क्या करता है, देखो सामाजिक जो अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन मानव में हमेशा देखना, मानव में जीने की जो आशा है वो जागृत करती है सामाजिक विज्ञान। इसीलिए कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन मानवीय सकारात्मक, हमेशा नेगेटिविटी नहीं, हमेशा पॉजिटिव सोचता है, नकारात्मक वैचारिक, वैचारिक का अर्थ है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक विचारधारा का विकास भी करता है। ये कैसे, तो बताते हैं आपको कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं, मनुष्य के कर्तव्य पढ़ते हैं, देश के कर्तव्य पढ़ते हैं। तो वो मानव की क्रियाकलाप है कि अपने परिवार में कैसे रहेगा, अपने से बड़ा है उसका आदर सत्कार कैसे करना है। सकारात्मक, ये हमेशा जीने की बताता है, ये नहीं कहता कि मनुष्य को अगर किसी कार्य में बाधा आ रही है तो वो उस कार्य को छोड़ दो और मर जाओ, ये वो नहीं है। तो ये सभी बताता है कि इस तरह के कार्य हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव सोचो। अगर आपको एक बार सफलता नहीं मिली तो आप बार बार प्रयास करो। ये सारी चीज़ें कौन बताता है, हमें सामाजिक विज्ञान बताता है। तो नंबर 9 की बात करें, नंबर 9 की बात करें तो सामाजिक विज्ञान से हमें हमारे अंदर क्या क्या आएंगे, तो सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से हमारे में आएगी राष्ट्रीयता, यानी देश के प्रति प्रेम। राष्ट्रीयता हम समझ सकेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर क्या है, ठीक है ना, राष्ट्रीय देश के प्रति, दूसरे देशों के प्रति, ठीक है, और सभी के साथ कैसा भाव, विश्व बंधुत्व का भाव रखना है। विश्व बंधुत्व का भाव की भावना का विकास होता है, इससे भावना का विकास होता है। समझ में आ रहा होगा आपके। और अगर लास्ट की बात करूं मैं, नंबर 10 की बात करूं तो नंबर 10 में आता है इसका विशेष उद्देश्य क्या है। सामाजिक अध्ययन बच्चों को पढ़ाने का विशेष उद्देश्य क्या है, तो इसका विशेष उद्देश्य है कि नागरिकों में अच्छे गुणों का क्या किया जाए, विकास किया जाए। नागरिकों में अच्छे गुणों का विकास किया जाए। ठीक है, तो ये 10 मुख्य उद्देश्य थे जिनको मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो ये सामाजिक विज्ञान का महत्व था। अब पेपर में क्या आता है, पेपर में क्या नहीं आता है, तो ये आपको 10 बातें याद रखनी है कि सामाजिक अध्ययन के द्वारा मानवीय संबंध, यानी मानव को मानव के साथ कैसे रहना है, मानव और वातावरण ये 4 प्रकार के वातावरण, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्राकृतिक, इनके साथ संबंध अच्छे बनाएगा सामाजिक विज्ञान का अध्ययन। मानव क्रियाकलाप कैसे करता है, मानवीय संस्थाएं जैसे परिवार, समाज, सरकार, राष्ट्र, इनको समझने में मदद मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमने सामाजिक विज्ञान के महत्व के लिए इसे विषय के रूप में शामिल किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं इसी में 2 मिनट, इसी के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे शिक्षण प्रक्रिया। देखिए मेथड शुरू होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पहले की जो भूमिकाएं हैं वो सारी याद होंगी, तभी हम कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे कि शिक्षण प्रक्रिया एवं क्रियाकलाप। ठीक है, अब देखिए शिक्षण क्या है, शिक्षण प्रक्रिया क्या है। तो देखिए शिक्षण क्या होता है, पहले तो ये बात समझनी है। शिक्षण होता है जब आप क्लास में जाते हो, बच्चे को जो शिक्षा दी जाती है वो आपका क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। कि किसी भी चीज़ को अगर बागड़ी भाषा में कहूँ तो आपा क्लास में जानते हैं जिकी चीज़ टाबरान पढ़ानी है नहीं, वही शिक्षण है।
और वो थे कियां तैयार करो बिन कियां करनो है, तो इनका कितना चरण है, ये बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है। तो आप हम एक कोटेशन है, बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है किसकी, एलन की, वो पढ़ लेते हैं। देखो कहता है शिक्षण के लिए शिक्षण के समय, जब आप क्लास में घुसते हो तब की बात कर रहा है, शिक्षण के समय जो कार्य किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। अब आपको ये पूछ लेगा कि ये कितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं, तो देखो ये 3 प्रकार की क्रिया होती है शिक्षण के समय। कितनी प्रक्रिया हैं, 3 प्रकार है प्रक्रिया की, कि हम जब शिक्षण करवाते हैं तो हम कितनी क्रिया या प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो हम 3 प्रकार की प्रक्रिया से गुजरते हैं। जिसका नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 में आता है आपका शिक्षण पूर्व प्रक्रिया। अब देखिए पूर्व शब्द का अर्थ क्या है, पहले, कि जब आप पढ़ाने जा रहे हो ना, या अगर बात करें तो ये प्रथम काम यही होता है, इसको प्रथम प्रक्रिया भी बोलते हैं। कि जब आप किसी भी क्लास में कोई भी पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु पढ़ाने जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले शिक्षक को अपनी तैयारी करनी है कि मुझे क्लास में क्या करवाना है, मुझे क्लास में क्या करवाना है। तो इसके अंतर्गत अगर देखें, एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हमें क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले हमें बनानी होती है रूपरेखा। क्या बनानी होती है, रूपरेखा तैयार करनी होती है, रूपरेखा का निर्माण। एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मुझे कल क्या पढ़ाना है, ये रूपरेखा। फिर उसे रूपरेखा का निर्माण करना है, और फिर उसके बाद में आपको विषय वस्तु का चयन कर लो आप, कि मुझे इस चीज़ को इस तरह से बच्चों के सामने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और फिर जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो वो क्यों, तो यानी उसके लिए आपको क्या करना है, उद्देश्यों का निर्धारण करना है। आपको 3 चरणों से गुजरना होता है पहली क्रिया में। रूपरेखा का निर्माण, आप घर जाओगे कि मुझे कल बच्चों को क्या करवाना है, तो उस रूपरेखा का निर्माण होगा। फिर आप विषय वस्तु का चयन कर लोगे कि मुझे तो फलाना ये पाठ पढ़ाना है, और फिर आप उसको तैयार करोगे। और फिर उस पढ़ाने के दौरान उस पाठ का सार क्या है, उद्देश्यों का निर्धारण क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा है ये पाठ, बालक में क्या विकसित होगा इस पाठ से, उस चीज़ का आपको निर्माण करना है। तो पहली प्रक्रिया ये है शिक्षण पूर्व। ये देखिए 3 प्रक्रियाएं होती हैं शिक्षण की, पहली ये। और अगर बात करें इसका निष्कर्ष निकालना चाहें कि एक ही लाइन में अगर गुरुजी अर्थ बताएं तो सीधा सा याद है कर लो इसका, कि आपको सबसे पहले क्या करना है, योजना का निर्माण करना है। बस पहली अवस्था कौन सी है, योजना का निर्माण। अब 2 नंबर बात करें कि गुरुजी हमने योजना का निर्माण कर लिया, अब क्या करेंगे, तो आप अब क्लास में घुस जाओगे, और आप क्लास में घुसते ही आपको क्या करना है, शिक्षणगत प्रक्रिया करनी है। क्या करनी है, शिक्षणगत प्रक्रिया, दूसरा चरण होता है। अब इसमें क्या करना था, जो विषय वस्तु आप तैयार करके आए हो ना, जो विषय वस्तु आपने बालकों को पढ़ानी है, विषय वस्तु की क्या देनी है, आपको प्रस्तुति देनी है, कि आपने जो कल विषय वस्तु तैयार की थी आज बच्चों के सामने आपने उसे प्रस्तुत करना है। और इसके दौरान क्या होता है, देखो इसके दौरान ही होता है शिक्षक, और जो शिक्षा ग्रहण करता है कौन, शिक्षार्थी। शिक्षक किसको देता है, शिक्षार्थी को। शिक्षार्थी की कोई दिक्कत आती है तो किससे पूछता है, शिक्षक से। तो इन दोनों के मध्य क्या होता है, अंतःक्रिया होती है। पाठ पढ़ाता है, पाठ पढ़ाने के दौरान जो बालक के समझ में नहीं आता वो चीज़ बालक को समझाता है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, अंतःक्रिया होती है। इसीलिए अगर इसका निष्कर्ष निकालें तो इसका एक ही लाइन में याद कर सकते हो कि ये कौन सी अवस्था है, ये क्रियान्वयन की अवस्था है, कि जो चीज़ आपने तैयार की है वो क्रियान्वयन की अवस्था है, क्रियान्वयन की अवस्था है। तो पहली अवस्था योजना का निर्माण करो, दूसरी क्रियान्वयन की अवस्था, जो कार्य आप तैयार करके आए उसे बच्चों के सामने प्रस्तुत करो, ठीक है। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 में आता है शिक्षण उपरांत प्रक्रिया, शिक्षण उपरांत प्रक्रिया, ठीक है। इस अवस्था को आप ये इसको एक नाम भी दे सकते हो, आप इसे ये कह सकते हो आवृत्ति या पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति की अवस्था या प्रक्रिया, पुनरावृत्ति की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है
कि आपने जो विषय वस्तु का चयन किया था, जो रूपरेखा बनाई थी, जिस योजना का आपने निर्माण किया था, जिस योजना का आपने निर्माण किया था, क्या पाठ्य वस्तु जो बच्चों को दी गई क्या वो उसके अनुरूप थी? अगर इसका सार कहना चाहें तो इसको कह सकते हो आप मूल्यांकन, कि पाठ पढ़ाने के बाद, विषय वस्तु पढ़ाने के बाद बच्चों में जांचना कि बालक ने जो योजना बनाई थी उसके अनुरूप कार्य किया है या नहीं किया है। तो इसको अगर सार में कहना चाहे तो इसको हम मूल्यांकन कह सकते हो। तो समझ में आया होगा कि शिक्षण ऐसा नहीं है, शिक्षण का मतलब है, शिक्षण प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। पहला होता है शिक्षण पूर्व प्रक्रिया, यानी आपको जो चीज़ बच्चों को पढ़ानी है उसका रूपरेखा का निर्माण करो, विषय वस्तु का चयन करो, उद्देश्यों का निर्धारण। तो इसका सार हो गया कि योजना का निर्माण कर लो। 2 नंबर की बात करें तो क्लास में जाते ही आपको क्या करना है, जो विषय वस्तु आप तैयार करके आए हो उसकी प्रस्तुति करनी है, और वो कैसे होगी, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में क्या हो जाएगी, अंतःक्रिया। तो इसको सार ये हो जाएगा कि क्रियान्वयन की अवस्था बोल सकते हो आप इसे। 3 नंबर है शिक्षण उपरांत प्रक्रिया। तो इसमें क्या होता है, आवृत्ति या पुनरावृत्ति की प्रक्रिया होती है कि जो चीज़ आपने पढ़ाई है बालकों से दोबारा उसको पूछो, अगर नहीं आ रही है तो आवर्ती का मतलब बार बार समझाओ, अगर नहीं आ रही तो आप ये देखोगे कि जो योजना मैंने बनाई थी कार्य क्या उसके अनुरूप हुआ या नहीं हुआ। अर्थात आप क्या कह सकते हो कि जो चीज़ आपने पढ़ाई है उसका मूल्यांकन करना है। समझ में आ गई होगी बात है। तो ये था आपका शिक्षण प्रक्रिया। तो इसके अंदर एक टॉपिक अपना रह गया। अब नेक्स्ट है आपका इसी का क्रियाकलाप। ये आपके सिलेबस में है, क्रियाकलाप कह दो, एक्टिविटीज़ कह दो, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ विद्वान हुए हैं, जैसे गांधी जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, और रूसो। तो 3 विद्वान हो गए। इन तीनों का सार ही बता रहा हूँ मैं, आप अलग अलग कोटेशन में बताए। इन्होंने ये कहा था कि शिक्षा का जो स्वरूप है, शिक्षा का जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए। तीनों ने कहा था कि शिक्षा का जो स्वरूप हो वो कैसा हो, क्रियात्मक होना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, क्रियात्मक। क्रियात्मक का अर्थ समझना चाहो तो सीधा सा है, इन्होंने कहा था कि बालक को जो भी शिक्षा दी जाए बालक खुद करके सीखे, बस, कि रट्टा नहीं लगवाना है। बालक को ये कहो कि जो भी कार्य किया जाए बालक खुद करके सीखे, रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये तीनों कोटेशन ने अगर सार निकाला है मैंने, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर और रूसो ने शिक्षा के स्वरूप को कैसा बताया, क्रियात्मक। तो ऑप्शन में आता है क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक। तो आपको ध्यान रखना है इन तीनों ने क्या बताया, क्रियात्मक। यानी बालक को ऐसा नहीं है कि आप आए क्लास में और पढ़ाने लग गए, ठीक है पाठ पूरा हो गया, ऐसा नहीं करना है। बालक को इसमें इंक्लूड करो, बालक से प्रश्न पूछो, ठीक है, बार बार प्रश्न पूछो, वो जो आप पढ़वा रहे हो उसके बारे में वो क्या जानता है, इस तरह का आपको पढ़ानी। तो फिर देखते हैं, ये हो गया। फिर आया था कोठारी आयोग। कब आया था ये, इसने क्या कहा था वो भी देख लेते हैं। कोठारी आयोग आया था 1964 और 66, ठीक है। और इसकी अगर अध्यक्ष की बात करें तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, दौलत सिंह कोठारी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखें तो राजस्थान के संदर्भ में तो बहुत महत्वपूर्ण है। दौलत सिंह कोठारी का संबंध किस जिले से है ये पूछ सकता है। तो ये उदयपुर के थे। कहाँ के थे ये, उदयपुर के थे। कहाँ के, राजस्थान के उदयपुर जिले के थे दौलत सिंह कोठारी। तो इनके अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ। और इसमें क्या कहा गया, इन्होंने ये एक कोटेशन दी थी, कोठारी आयोग ने ये कहा था कि शिक्षा को क्रियात्मक होना चाहिए। जो बात इन्होंने कही थी वही बात इन्होंने कही थी, पर ये एक आयोग था और आयोग की बात मानी जाती है। कहते हैं क्यों होना चाहिए क्रियात्मक, तो इन्होंने बताया कोठारी आयोग ने कि अगर बालक क्रियात्मक करेगा यानी खुद करके सीखेगा तो उसमें नेतृत्व की क्षमता आएगी। यानी बालक कोई भी कार्य करेगा तो उसमें नेतृत्व करने की क्षमता उत्पन्न होगी, यानी वो किसी कार्य को लीड कर सकता है। और उसमें व्यक्तित्व का विकास होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा। तो ये 2 बातें बताई थी। कोठारी आयोग ने कहा था कि शिक्षा को हमेशा ही क्रियात्मक होना चाहिए, बालक को खुद करके सिखाना चाहिए अध्यापक को, ये अध्यापक की जिम्मेवारी है। जिससे अगर बालक खुद कार्य करेगा तो वो आगे आएगा, उसके अंदर कोई शर्म शंका महसूस कर रहा है तो वो दूर होगी और वो नेतृत्व करने की क्षमता आ जाएगी उसमें, और उसका व्यक्तित्व क्या होगा, बाहर आ जाएगा। क्या सारे बच्चे एक से होते हैं? कई बच्चे देखता हूँ आप क्लास में कि जो चुपचाप बैठे रहे नहीं, और कई बड़ा नटखट है, अड़बाद कर बोल रहे हैं, चाक फेंक बोक रहे हैं,
होता है ना, तो वो सारे व्यक्तित्व का विकास अगर करना है तो उन्हें एक्टिविटीज़ करवाई जाए क्लास में, तो वो क्या होगा, 12 आएंगी। अगर इसका मैं सार कहना चाहूँ तो ये पेपर में आया था, ध्यान रखना, ये लाइन पेपर में आई थी, वैसी की वैसी लाइनें आपको बता रहा हूँ कि सामाजिक अध्ययन का अनुभवों की संपूर्णता का सिद्धांत किसने दिया, ये कहा था, किसने दिया। तो ध्यान रखना है कि सामाजिक अध्ययन का अनुभवों की संपूर्णता का सिद्धांत, ये संपूर्णता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था कोठारी आयोग ने दिया था। ध्यान रखना है, तो ये प्रश्न पूछ लिया था कि किसने दिया था, संपूर्णता का सिद्धांत किसकी देन है, तो ध्यान रखना है कोठारी आयोग की देन है। तो ऐसे याद करना ना, संपूर्ण, संपूर्ण क्या होता है, पूरा, और पूरा माल हमें कहाँ डालते हैं, बागड़ी भाषा में कोठा होता है, कोठा, कोठा बड़ा जो साड़ होती है ना, उसमें अनाज वगैरह डालते हैं, तो वहाँ डालते हैं। संपूर्ण चीज़ें कहाँ डालेंगे, कोठार में डाल देंगे, जिसे आप स्टोरेज बोलते हो ना आजकल, उसे कोठार बोल देते हैं, कोठा बोल देते हैं, तो वहाँ डाल देते हैं, ठीक है ना। तो एक ट्रिक है आपको याद कराने के लिए कि संपूर्ण चीज़ें कहाँ डालेंगे, कोठे में डालेंगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, संपूर्णता का सिद्धांत किसने दिया था, इन्होंने दिया था, ठीक है। अब अगर बात करें कि क्रियाकलाप कितने प्रकार के हैं, तो देखो क्रियाकलाप 2 प्रकार के होते हैं स्कूल में। तो एक की बात करें, ये आपके फर्स्ट ग्रेड में भी टॉपिक लगता है, एक की बात करें तो होता है शैक्षिक क्रियाकलाप, होता है ना कि स्कूल के अंदर कैसे क्रियाकलाप होते हैं, एक तो होता है शैक्षिक, और शिक्षा के साथ साथ स्कूल में और भी काम होते हैं, उसे बोल देते हैं सहशैक्षिक क्रियाकलाप। तो 2 हुए कि नहीं हुए, तो आपको पूछ रहे क्रिया के कितने प्रकार, क्रियाकलाप के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं, एक शैक्षिक क्रियाकलाप और एक सहशैक्षिक क्रियाकलाप। तो इन दोनों में अंतर क्या है। शैक्षिक क्रियाकलाप का अर्थ है कि इसमें शिक्षा दी जाती है, किताबों से संबंधित जो ज्ञान दिया जाता है वो होता है, और जब किताबों से संबंधित कोई भी ज्ञान दिया जाएगा तो उस शिक्षा के क्या होंगे, उद्देश्य होंगे, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित होंगे, पहली विशेषता इसकी। शैक्षिक क्रियाकलाप में शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, ठीक है, यानी इसकी बात करें क्रिया शैक्षिक क्रियाकलाप की शिक्षा के उद्देश्य होते हैं या शिक्षा से संबंधित उद्देश्यों से संबंधित है। 2 नंबर की बात करें तो इसमें आएगा आपका मानसिक, क्या आएगा, मानसिक विकास होता है इसमें। ये शैक्षिक क्रियाकलाप में हमेशा क्या होगा, मानसिक विकास होगा, इसमें शारीरिक व्यायाम वगैरह कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ मानसिक क्रियाएं करवाई जाती हैं, याद करना और वगैरह। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो इसमें आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नोत्तर, तो इसमें माइंड काम करेगा। वाद विवाद बोलने का, तो इसमें भी मानसिक विकास होता है, वाद विवाद। निबंध लिखना है तो इसमें आप निबंध जो लिखा जाएगा वो भी क्या है, मानसिक क्रिया है। पत्र लेखन, ये भी सारी क्या है, मानसिक क्रिया है। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं अपन शैक्षिक क्रियाकलाप क्या होते हैं, शैक्षिक क्रियाकलाप क्या होते हैं। अब देखो शैक्षिक क्रियाकलाप का अर्थ है सह का अर्थ होता है साथ, कि शिक्षा के साथ साथ कुछ और एक्टिविटीज स्कूल में करवाई जाती हैं। और वो क्यों होती है, तो देखो शिक्षा के क्षेत्र में जब इसके साथ साथ कुछ अन्य क्रियाकलाप कराए जाते हैं तो वो हमेशा किसके घोतक होते हैं, ये सफलता के घोतक होते हैं। कि बालक अगर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा है तो वो शैक्षिक क्रियाकलापों में भी अच्छा होगा। अगर बालक शिक्षा के क्षेत्र में नहीं चल रहा है तो वो अन्य क्षेत्र में भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो इसके अंतर्गत सिर्फ मानसिक विकास हो रहा था, इसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है, बालक का सर्वांगीण विकास होता है, इसमें ओनली मानसिक विकास होता है शिक्षा शैक्षिक क्रियाकलाप में। शैक्षिक क्रियाकलाप में बालक का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास की बात करें तो कैसे कैसे, तो एक एग्जाम्पल देते हैं। देखो आप एग्जाम्पल में देखो, शारीरिक गतिविधियां करवाते हैं स्कूल में, गतिविधियां करवाते हैं, ये शैक्षिक है। किताब में लिखा है क्या कि स्कूल में आपको डांस करवाना है, स्कूल में आपको नाटक का मंचन करवाना है, स्कूल में आपको गाना गवाना है, ऐसा कोई कार्य नहीं है। खेल खिलाना है, तो इससे शरीर की गतिविधियां होती हैं। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने का बालक को मौका मिलता है, जिससे उसके अंदर की झिझक निकलती है और वो समाज में रहने के योग्य होता है। तो सामाजिक गतिविधियां भी है, ठीक है। और इसी के अंदर बात करें शैक्षिक में, तो इसके अंदर आपने देखा होगा राष्ट्र सेवा संबंधी कार्य भी होते हैं, राष्ट्र सेवा संबंधी गतिविधियां। जैसे अगर बात करें
किसी के पास SUPW कैंप लगता है, होता है ना, तो वो सारे इसी के अंतर्गत लगते हैं। फिर अगर बात करें मोदी जी का स्वच्छता कार्यक्रम, वो शैक्षिक कार्यक्रम है कि स्कूल में सफाई रखो, किताबों में नहीं लिखा है, परंतु उसके जीवन में ये चीज़ें काम आएंगी, तो इसीलिए इसे बोला शैक्षिक क्रियाकलाप। समाज सेवा की भावना बालक में विकसित हो जाएगी, समाज सेवा की भावना, ठीक है। फिर बालक जागरूक कार्यक्रम हो, कोई भी जागरूकता के कार्यक्रमों में शामिल होगा तो उसमें जागरूकता आएगी। तो ये सामाजिक अध्ययन के क्या हैं, क्रियाकलाप है। समझ में आ गई होगी बात ये सामाजिक अध्ययन के क्या हैं, क्रियाकलाप है। अब अगर बात करें, या मैं यहाँ आपको एक और चीज़ करवा देता हूँ, अगर सार की बात करें कि ऐसा करने से बालक में क्या क्या चीज़ें विकसित होंगी, ऐसा करने से बालक में क्या क्या चीज़ें विकसित होंगी, तो देखो क्रियाकलापों से बालक में क्या क्या चीज़ें आती हैं। क्रियाकलाप से बालकों में नेतृत्व क्या होता है, वो आगे बढ़ चढ़कर भाग लेगा, उसका विकास होगा। नैतिकता का विकास होगा, आदर सत्कार करेगा। मानसिकता का विकास होगा, मानसिकता, ठीक है। सामाजिकता का विकास होगा, सामाजिकता के गुणों का विकास होगा। सार यही है कि दोनों क्रियाकलापों से बालक में नेतृत्व के गुण आएंगे, नैतिकता का विकास होगा यानी आदर सत्कार करेगा, मानसिक बुद्धि आएगी, सामाजिकता का विकास होगा, ये इसका गुण है। अगर 2 नंबर की बात करें कि और क्या होता है, तो देखो बालक में क्रियाकलाप करने से बालक में क्या बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। बालक में क्या बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और वो आत्मविश्वास बढ़ेगा तो बालक क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर। आत्मविश्वास बढ़ने से बालक में क्या आएगी, आत्मनिर्भरता आएगी, ठीक है। तो ये आत्मनिर्भरता बालक में क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और अगर ऐसा बालक सामाजिक कार्य में भाग लेता है, क्रियाकलाप करता है, तो बालक है, बालक के चारित्रिक भी बालक अच्छा है, बुरा है, बैड बॉय है, गुड बॉय है, तो चारित्रिक विकास में भी सहायता मिलती है, सहायक होता है, ठीक है ना। तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आज आपने 2 टॉपिक क्लियर किए, एक था सामाजिक विज्ञान का महत्व और एक था सामाजिक विज्ञान की शिक्षण और क्रियाकलाप। तो दोस्तों कोशिश जारी है। आपने कल मेरे को सुझाव दिया कि सर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आज मैं प्रयास करूंगा कि आज क्वालिटी अच्छी देने का प्रयास करें। धीरे धीरे आप रेगुलर रहें, आपका सिलेबस डेली आपको एक चैप्टर करवाया जाएगा, आप इसे बार बार रिपीट करें और अपने नोट्स साथ साथ में बनाते जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। 100% आपके कमेंट के जवाब में इंतज़ार में, आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जाकर और मुझे बताएं कि आज का वीडियो कैसा रहा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।